नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का घंटा में। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बैड बैंक के बारे में बताऊंगा कि ये जो बैड बैंक है इसका कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया क्यों। अमेरिका से निकलकर ये हिंदुस्तान का सफर इस पर्टिकुलर बैड बैंक ने तय क्यों किया। निकल पड़ते हैं आज के सफर, जानते हैं बैड बैंक के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर, हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक वर्ड ने पिछले 2 डेकेड से कब्जा करके रखा है। बड़ा हैम्पर किया है हमारे देश की इकोनॉमी को, बैंकिंग सेक्टर को, और वो है एनपीए। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए तो एनपीए एक तरह का नाइटमेयर है। इस एनपीए को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, बैंक में 3 तरह के लोग जाते हैं, ठीक है। पहला वो जो बैंक में पैसे जमा करते हैं। मान लीजिए ये बैंक है। ए क्या है? डिपॉजिटर है, जो कि बैंक में पैसे जमा करता है। और बी वो है जो कि पैसे निकाल लेता है। जरूरी नहीं है कि बी को पैसे निकालने के लिए बैंक में जाने की जरूरत पड़े, वो एटीएम से भी पैसे निकाल सकता है। वैसे तो फिलहाल अब बैंक में पैसे जमा करने के लिए ए को भी जाने की जरूरत नहीं है, मगर पैसा तो खाते में ही जाएगा ना। चाहे आप उसको एटीएम से जमा करो, चाहे आपकी कोई मशीन लगी हो उससे जमा करो। डिपॉजिटर एक ए है, वो जाकर बैंक में पैसे जमा कर रखा गए, बी जाकर पैसे निकाल रखा गए। और एक तीसरा बंदा भी होता है सी, जो कि बोरोवर के तौर पे काम करता है, जो कि कहता है लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो। ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है। ए डिपॉजिटर गए जो बैंक में पैसे जमा करता है, और सी बोरोवर गए जो बैंक से पैसे लोन में लेता है। अब देखिए बैंक करता क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में खेला होता है। ए जाता है बैंक में पैसे जमा करता है, मान लीजिए 100 रुपए सेविंग अकाउंट्स में, बिकॉज करंट अकाउंट में बैंक किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट पे नहीं करती है। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो ए है वो बैंक में जाता है, 100 रुपए जमा करता है। बैंक कहता है कि 4% इंटरेस्ट रेट आपको पे करेंगे हम 1 साल में, मतलब एनुअली। तो 1 साल के बाद बैंक कितना पे करेगी ए को? 104 रुपए। लेकिन ये 4 रुपए बैंक कहां से लेकर आएगी? अपने जेब से लेकर आएगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगी? मैं सिर्फ एक डिपॉजिटर की बात कर रहा हूं, लोग करोड़ों रुपए जमा करते हैं, कहां से लेकर आएगा बैंक? तो बैंक करता क्या है कि बैंक के पास जो पैसा आता है, बैंक उस पैसे को, कुछ पैसे को लोन में देता है। ऐसा नहीं है कि बैंक पूरा का पूरा पैसा लोन में दे देगा। बैंक कुछ पैसे को लोन में देता है बोरोवर को, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर। तो मान लीजिए बैंक ने 100 में से 50 रुपए दे दिए सी को कि ये लेकर जाओ, और 10% इंटरेस्ट के साथ मुझे पे करना। तो देख रहे हैं, बैंक को बोरोवर, डिपॉजिटर को 4% पे करना है, और बैंक बोरोवर से 10% चार्ज कर रही है। तो 10 में से 4 गया, 6%। यही बस खेला खेल जाता है, क्योंकि ये जो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है लोन के ऊपर, उसके पीछे का कारण होता है। क्योंकि जो भी डिपॉजिटर बैंक में जाकर पैसे जमा करता है, डिपॉजिटर के पैसे बैंक के लिए लाइबिलिटी होते हैं। बैंक में जो स्टाफ काम करता है, बैंक का बिजली का बिल, पानी का खर्चा, ये सब इसी इंटरेस्ट रेट से निकलता है जो कि बैंक चार्ज करती है लोन के ऊपर। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम का खेला होता है। मगर अगर इस बोरोवर ने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करने से मना कर दिया, तब क्या होगा? तब बैंक की दिक्कतें बढ़ेंगी, बैंक को बुरे बुरे सपने आएंगे। ठीक है। तो 2 तरह के एसेट्स होते हैं बैंक के पास। एक होता है स्टैंडर्ड एसेट्स और दूसरा होता है एनपीए। देखिए, अगर कोई है जो जाकर बैंक से लोन लेता है और रेगुलर रीपेमेंट करता है, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है। लेकिन एनपीए क्या होता है कि किसी बंदे ने बैंक से लोन तो लिया, मगर
3 महीने तक 90 दिन तक किसी भी तरह का ईएमआई पे नहीं किया, किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो बैंक के लिए एनपीए कहलाता है, उसे बैड लोन कहते हैं। आप लोगों को कुछ नाम याद होंगे, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी। इन लोगों ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े बैंकों से लोन में पैसे तो लिए मगर उसको बना दिया एनपीए, ना प्रिंसिपल पे किया ना उसका इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, तो वो बन गया एनपीए। और देखिए, छोटा मोटा इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान अगर पैसे उधार में लेता है ना, तो बैंक वाले कुछ ना कुछ कर कर उससे पैसे निकलवा लेते हैं। कोलेटरल जो रखा रहता है उसको गिरवी रख दिया जाता है। मगर ये जब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे लेकर भागते हैं ना, तो बैंक वालों को रात में नींद नहीं आती है, खटिया खड़ी हो जाती है, बिकॉज इनको पता है कि इनकी औकात नहीं है कि पैसे निकलवा लेंगे। फिर वही है, सरकारी तबके के पास जाओ, सरकारी तंत्र इस्तेमाल करो, तभी पैसे बाहर आएंगे। 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, आप समझते हैं ना कि इतना बड़ा एनपीए हो जाना बैंकों के लिए कितनी ज्यादा दिक्कत की बात है। तो इन्हीं एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया। असल में पहली बार ये आइडिया अमेरिका में आया 1988 में। ठीक है, और 2017 में हिंदुस्तान में एक इकोनॉमिक सर्वे किया गया और इस बात को माना गया कि हिंदुस्तान में भी बैड बैंक लाना बहुत जरूरी है। और बैड बैंक को नाम दिया गया पैरा का, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। तो बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली यही है कि बैड लोन को किस तरह रिकवर किया जाए, ये पूरा का पूरा जिम्मा बैड बैंक के ऊपर रखा जाता है। बैड बैंक करती क्या है कि जो बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके एनपीए को सस्ते दामों में खरीद लेती है और फिर अपने तरीके से जो एनपीए है उसको रिकवर करती है। इसको अभी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो मेनली बैड बैंक का काम यही है कि बैड बैंक एनपीए को रिकवर करती है ताकि जो कमर्शियल बैंक की अकाउंट बुक है उस पर थोड़ा बोझ कम पड़े। चलिए, और लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आईबीए की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बैड बैंक 10,000 करोड़ की लागत से ही बन सकती है, उससे कम में ये नहीं बनेगी, और जो कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। पीएनबी, मान लीजिए पीएनबी ने किसी बिजनेसमैन को 100 करोड़ का लोन दिया, उस बिजनेसमैन ने 70 करोड़ रुपए वापस किए पीएनबी को 100 करोड़ में से, तो 100 में से 70 गया, कितना बचा? 30 करोड़। 30 करोड़ रुपए उस बिजनेसमैन ने पीएनबी को वापस नहीं किए। ये 30 करोड़ क्या बनेगा पता है? एनपीए, अकाउंट बुक पर क्रेडिट और डेबिट का हिसाब किताब गड़बड़ा गया। अब क्या होगा? अब यहीं पर अवतार लेगा बैड बैंक। बैड बैंक पीएनबी से कहेगा कि एक काम करो, तुम्हारा 30 करोड़ का एनपीए है ना, मैं उस एनपीए को सस्ते में खरीदा हूं, तुम एक काम करो, तुम मुझसे 20 करोड़ रुपए ले लो और उस एनपीए को भूल जाओ। जहां तुम्हें 30 करोड़ का घाटा हो रहा था, वहां पे अब तुम्हें सिर्फ 10 करोड़ का घाटा होगा। तो 30 करोड़ के एनपीए को बैड बैंक ने 20 करोड़ में खरीद लिया। ठीक है, तो अब बैड बैंक को कितने का लॉस हो रहा है? बैड बैंक को 10 करोड़ का लॉस हो रहा है, क्योंकि 30 करोड़ के एनपीए को 20 करोड़ में खरीद लेना, इसका मतलब है 10 करोड़ का लॉस हुआ। मगर 30 करोड़ के लोन को जब बैड बैंक 20 करोड़ में खरीद लेगा ना, तो जो बिजनेसमैन ने 30 करोड़ रुपए पीएनबी को नहीं दिए हैं, अब वो 30 करोड़ रुपए रिकवर करने की जिम्मेदारी बैड बैंक की होगी, फिर चाहे वो जैसे भी रिकवर करे। तो ये देखिए कि पीएनबी का 30 करोड़ का एनपीए था, बैड बैंक ने 20 करोड़ रुपए चुकाए और कहा कि अब चुप मार के 10 करोड़ रुपए का घाटा सहो और आराम करो। 30 करोड़ की जगह 10 करोड़ का घाटा हुआ है। अच्छा, बैड बैंक ने 20 करोड़ रुपए पे किए,
ठीक है, बैड बैंक ने 20 करोड़ रुपए पे किए हैं। अब बैड बैंक को ये 20 करोड़ रुपए रिकवर तो करने हैं, तो बैड बैंक के हवाले अब जिम्मेदारी होती है कि वो जो बिजनेसमैन है जिसने पीएनबी से लोन लिया था मगर 30 करोड़ नहीं दिया था, तो बैड बैंक अपने तरीके से उस बिजनेसमैन से लोन रिकवर करती है। मान लीजिए 30 करोड़ रुपए मिल गए, तो बैड बैंक को फायदा कितने का हुआ? 30 करोड़ रुपए मिले, 20 करोड़ रुपए दिए थे, 30 में से 20 गया, 10 करोड़ का फायदा हुआ। मगर एक बात कहूं, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि बैड बैंक उस बिजनेसमैन से लोन रिकवर करवा ले। क्यों? विजय माल्या से हो गया, नीरव मोदी से रिकवर हो गया। तो ये तरीका होता है बैड बैंक का लोन रिकवर करने का कि बैड बैंक कमर्शियल बैंकों के एनपीए को कम पैसों में खरीद लेती है, उसके बाद उनका जो एनपीए है वसूल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। अगर लोन वसूल हो गया तो बैड बैंक की चांदी चांदी, नहीं हुआ तो शांति से पड़े रहो एक कोने में। तो ये एक कह सकते हैं कि फुल प्रूफ तरीका नहीं है एनपीए को रिकवर करने का, ये सिर्फ एक तरह का तुक्का है। जो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बैठे रहो। तो उम्मीद है दोस्तों बैड बैंक आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो को दबाकर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। सेफ रहिए, मास्क जरूर वियर कीजिए, और हाँ, सैनिटाइजर दोबारा निकालो यार, बस हो गया, 1 साल हो गया, अब अंदर रख दिए। तो हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे।